नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी टाइम में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारत के संविधान के अंतर्गत राष्ट्रपति के बचे हुए प्रश्नों को। तो सीधे बढ़ते हैं प्रश्नों की तरफ। पहला प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह किस वीटो का प्रयोग करता है? तो जब राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक को विचार के लिए लौटाया जाता है तो वह निलंबनकारी वीटो का प्रयोग करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। जो वीटो शक्ति होती है वह विधायिका की किसी कार्यवाही को विधि बनने से रोकने की शक्ति वीटो शक्ति कहलाती है। ठीक है, और संविधान में राष्ट्रपति को 3 प्रकार की वीटो शक्तियाँ प्राप्त हैं और ये 3 प्रकार की जो वीटो शक्तियाँ वो यही हैं: जेबी वीटो, निलंबनकारी वीटो और आत्यंतिक वीटो। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो जो राष्ट्रपति है वह राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। संसद के स्थगन के समय अनुच्छेद 123, इसको याद कर लीजिए आप, अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी कर सकता है राष्ट्रपति, और जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है। और इसका प्रभाव जो होता है संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, इसके बाद खत्म हो जाता है। परंतु राष्ट्रपति राज्य सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब दोनों सदन जो होते हैं सत्र में होते हैं तब भी राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को प्रथम सत्र के प्रारंभ में कब संबोधित करते हैं? तो जो राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को संबोधित करता है वो प्रतिवर्ष करता है, और लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद जब आम चुनाव होता है तब भी करता है। तो सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। राष्ट्रपति की बहुत सारी विधायी शक्तियां हैं और उन विधायी शक्तियों में संसद के सत्र को आहूत करना, सत्रावसान करना और लोकसभा को भंग करने संबंधी अधिकार होते हैं। और लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष प्रथम सत्र के आरंभ में सम्मिलित रूप से संसद में अभिभाषण करने की शक्ति होती है। और अनुच्छेद 108, ये बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है कि अनुच्छेद 8 के तहत यदि किसी साधारण विधेयक पर दोनों सदन से अभिप्राय है लोकसभा और राज्यसभा में कोई असहमति है तो उसे सुलझाने के लिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है। चौथा प्रश्न देखते हैं, किसी मृत्युदंड पाए अपराधी को क्षमादान करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो मृत्युदंड को क्षमा करने की जो शक्ति है वह भारतीय संविधान में केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। और क्षमादान की जो शक्ति है वह अनुच्छेद 72 में दी गई है, और एक किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा करने उसका प्रविलंबन, परिहार और लघुकरण की शक्तियाँ राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसके तहत? तो अनुच्छेद 72 के तहत प्राप्त है। अब इनको देख लेते हैं विस्तार से कि जो क्षमा में दंड और बंदीकरण दोनों को हटा दिया जाता है और दोषी को पूर्णतः मुक्त कर दिया जाता है। लघुकरण में क्या किया जाता है कि दंड के स्वरूप को बदलकर कम कर दिया जाता है, और जबकि जो परिहार में दंड की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना उसकी अवधि को कम कर दिया जाता है। और प्रविलंबन में किसी दंड पर, विशेषकर मृत्युदंड पर रोक लगा दी जाती है ताकि दोषी क्षमा याचना कर सके, कुछ समय के लिए रोक दिया जाता है। तो ये 4 प्रकार की क्षमादान शक्तियाँ प्राप्त होती हैं जो अनुच्छेद 72 में वर्णित है। प्रश्न 5वां है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है?
तो यह वर्णन जो दिया है वह अनुच्छेद 74 में दिया गया है कि 74 में मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होता है। दूसरी तरह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो अनुच्छेद 74 में तो वर्णन किसका किया गया है, तो मंत्रिपरिषद का किया गया है, और इसमें राष्ट्रपति को उसके कार्यों और कार्यों के संपादन और सलाह हेतु मंत्रिपरिषद होती है और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट भी दिए गए हैं, उनको भी देख लेते हैं कि जो भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति वह प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी, और जो वीवी गिरी थे, वीवी गिर के समय 2 बार मतगणना करनी पड़ी थी। यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको ले लिया है। 6वां प्रश्न देखते हैं, लोकसभा निम्नलिखित में से किसके द्वारा भंग की जाती है? तो यह शक्ति जो विधायी शक्ति होती है और यह राष्ट्रपति की शक्ति है, और प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा भंग की जाती है। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा की बात आई है तो लोकसभा का जो उल्लेख किया गया है वो अनुच्छेद 81 में किया गया है। और महत्वपूर्ण फैक्ट ये जान लेते हैं, जो नीलम संजीव रेड्डी रहे ऐसे राष्ट्रपति हुए थे जो एक बार तो चुनाव में हार गए, लेकिन जब दूसरी बार चुनाव उन्होंने लड़ा तो निर्विरोध राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ये प्रश्न पूछा जाता है कि निर्विरोध राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए, तो नीलम संजीव रेड्डी हुए थे। 7वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था वह क्या था? तो जो पॉकेट वीटो का प्रयोग किया गया था, जेबी वीटो जिसे कहा जाता है, तो इसमें भारतीय डाकघर अधिनियम के तहत किया गया था, और इसका सही उत्तर ऑप्शन सी है। 1986 में संसद द्वारा पारित भारतीय डाकघर अधिनियम विधेयक, जिस पर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह ने कोई निर्णय नहीं लिया था और जिससे यह पारित नहीं हो पाया था, तो यह जेबी वीटो के अंतर्गत आ गया था। और जो राष्ट्रपति की किसी विधेयक पर अनुमति देने या ना देने की निर्णय लेने की सीमा का अभाव होने के कारण राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग कर सकता है। अर्थात जो जेबी वीटो है वो अनिश्चित काल के लिए किसी भी बिल को पेंडिंग कर सकता है कानून बनने के लिए। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? तो एंग्लो इंडियन को लोकसभा राष्ट्रपति को लोकसभा में एंग्लो इंडियन मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। तो उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन का मनोनयन कर सकता है। यह किस में वर्णित है? तो ये अनुच्छेद 331 में 331 में वर्णित है, और जबकि अनुच्छेद 83 में कला, साहित्य, पत्रकारिता, विज्ञान और सामाजिक कार्यों में पर्याप्त अनुभव एवं दक्षता रखने वाले 12 व्यक्तियों को राज्यसभा में नामजद कर सकता है राष्ट्रपति। तो इस प्रकार कुल मिला के राष्ट्रपति 12 और 2 टोटल 14 सदस्यों को संसद में नामित करता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्यभार ग्रहण करेगा? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार ग्रहण करता है। और जो डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के पश्चात उपराष्ट्रपति वीवी गिरी ने पद ग्रहण किया, ठीक है, और उसके पश्चात उनकी अनुपस्थिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक के लिए राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। इस प्रकार जो पहले मुख्य न्यायाधीश हुए मोहम्मद हिदायतुल्लाह, जो राष्ट्रपति के रूप में इन्होंने कार्य किया। अगला प्रश्न देखते हैं कि लोकसभा द्वारा पारित विधेयक यदि राष्ट्रपति लोकसभा को पुनर्विचार के लिए लौटाता है और लोकसभा उसे पूर्ववत पास करके राष्ट्रपति के पास भेज देती है तो राष्ट्रपति क्या करेगा? अगर लोकसभा द्वारा पारित किया जाता है विधेयक और राष्ट्रपति में आता है, राष्ट्रपति फिर लौटा देता है,
तो लोकसभा फिर से उसे पारित करके फिर से भेज देती है राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति बाध्य है कि उस पर हस्ताक्षर करेगा, उसको विधेयक को बिल बनने की अनुअधिनियम बनने की अनुमति देगा। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। और राष्ट्रपति उस विधेयक को फिर कुछ नहीं कर सकता है, उसको हस्ताक्षर करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न, जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार है? जो अध्यादेश जारी करने का अधिकार है वो राष्ट्रपति का एक प्रकार का विधायी अधिकार है। और संसद के स्थगन के समय, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा होता है उसको स्थगन कहते हैं, के समय अनुच्छेद 123, इसको आप याद कर लीजिए, 123 के तहत अध्यादेश जारी राष्ट्रपति कर सकता है, जिसका प्रभाव संसद के अधिनियम के समान ही होता है और इसका प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है। राष्ट्रपति राजसूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। यह फैक्ट आप याद कर लीजिए अच्छे से। 12वां प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए क्या आवश्यक नहीं है? क्या आवश्यक नहीं है, इसको आप याद कर लीजिए। आवश्यक नहीं की बात की जा रही है। तो आयु 35 वर्ष होना चाहिए, सांसद चुने जाने की योग्यता होनी चाहिए, देश का नागरिक जो होना चाहिए, जबकि राष्ट्र जो पढ़ा लिखा है ऐसा कुछ वर्णित नहीं है। जो अनुच्छेद 58 के अनुसार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनने के योग्य तब होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने योग्य हो और चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो। तो इसमें आप देख रहे होंगे कि अनुच्छेद 58 में ऐसा कुछ नहीं वर्णन किया गया है कि पढ़ा लिखा हो गया, कैसा हो गया है पढ़ा लिखा हो। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 13वां प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो जो पहले राष्ट्रपति के रूप में राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था वह निर्वाचक मंडल के तहत नहीं किया गया था। वह किसके द्वारा किया गया था? तो संविधान सभा के द्वारा किया गया था। इसको आप ये याद कर लीजिएगा कि संविधान सभा के द्वारा राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, जो पहले राष्ट्रपति थे। अब राष्ट्रपति के से संबंधित कुछ फैक्ट दिए गए, उनको देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 52 में यह दिया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, जो राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रमुख होगा और यह भारत का प्रथम नागरिक होगा। और ये अनुच्छेद जो 54 है उसमें निर्वाचक मंडल की बात की गई है कि निर्वाचन में कौन कौन भाग लेगा। और अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है? यही दिया गया है कि किस पद्धति के द्वारा निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली और एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा होगा, यह दिया गया है। और अनुच्छेद जो 56 है उसमें कार्यकाल दिया गया है कि 5 वर्ष तक रहेगा और अपने पद की समाप्ति के बाद भी वह तब तक पद में बना रहेगा जब तक कोई अगला उसका उत्तराधिकारी है वह पद ग्रहण नहीं कर लेता। और अनुच्छेद 58 में उसकी योग्यता के बारे में दिया गया है कि वह राष्ट्रपति योग्य तब होगा जब भारत का नागरिक होगा, 35 वर्ष की आयु, ये सब बातें दी गई हैं। तो 14वां प्रश्न देखते हैं, संसद में शामिल नहीं है। तो संसद में क्या शामिल नहीं है? राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा, इन तीनों से मिलकर संसद का निर्माण होता है, जबकि निर्वाचन जो आयुक्त है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, यह संसद में शामिल नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम कौन है? तो जो कानूनी रूप से सक्षम है वह राष्ट्रपति ही है। राष्ट्रपति को यह अधिकार प्राप्त है कि युद्ध की घोषणा करे और शांति का फैसला करे। जो राष्ट्रपति है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से राष्ट्रपति 3 प्रकार के आपात लागू कर सकता है देश में, और वो अनुच्छेद 52 में, अनुच्छेद 356 में और अनुच्छेद 360 में, 352, 356, 360 में आपात लागू करने की शक्तियां प्राप्त हैं। जो 3 प्रकार की शक्तियां हैं उनमें से पहला है युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण लगाया गया आपात, 352 है जो राष्ट्रपति को प्राप्त है। और दूसरा जो है तो राज्यों में सांविधिक तंत्र के विफल होने से
उत्पन्न आपात जो 356 है और इसे राष्ट्रपति शासन कहा जाता है, जो हमें बहुत बार लागू हो चुका है। और जो वित्तीय आपात है वह 360 में राष्ट्रपति का ये आपात शक्तियाँ प्राप्त है। यह भारत में कभी भी लागू नहीं हुआ है वित्तीय आपात, और ये तो लागू होता रहता है जो राष्ट्रपति शासन है। तो अगला प्रश्न, पूरे प्रश्न हमारे समाप्त होते हैं और इसी तरह हम वीडियो लाते रहते हैं। तो हमारे प्लीज़ वीडियो को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।